Welcome to HCF classes. Online classes for geology, environment science, computer science, general knowledge, English, and test rich. Thus, topic wise chartful. Test rich. Fees, environment science, geology, computer science. You can contact 395 495 and website www.hcfclasses.com. हेलो दोस्तों, राजस्थान इकोनॉमी फॉर एसीएफ हम आज डिस्कस करेंगे और आज पहला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। और इसमें पहले हम एक बार सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं। और ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, दोनों ही इसको पढ़ सकते हैं। तो पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का सीधा सा मतलब है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की इकोनॉमी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इकोनॉमी में पढ़ना क्या होता है। राजस्थान की इकोनॉमी में यह होता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रति वर्ष एक सर्वे लॉन्च किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू आप उसको बोल सकते हो। तो हम इकोनॉमिक रिव्यू से रिलेटेड चीज़ों का डिस्कस करेंगे इसमें। ट्रेडिशनल इकोनॉमी से क्वेश्चंस बहुत कम या रेयर क्वेश्चंस बनते हैं। जितने राजस्थान की इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसी से ही बनते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दें आपको। ट्रेडिशनल इकोनॉमी के जो मेजर पॉइंट्स काम के रहेंगे उनको तो हम लेंगे ही लेंगे, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से छूटे ना, मतलब आपकी नज़र में रहे, हर चीज़ हर फैक्ट आपकी नज़र में होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस से लिंक करते हुए सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब शुरू करते हैं। पहली चीज़ है इसमें एसडीपी यानी कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज पर द जीएसडीपी। सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि अलग अलग जैसे इकोनॉमी के कई सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। कई मतलब कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फिर उद्योग सेक्टर होता है, फिर उद्योग सेक्टर के बाद में सेवा क्षेत्र भी होता है। तो इनका अपना अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आता है हॉर्टिकल्चर, सॉरी, इसमें सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन के बाद में आता है मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी है राजस्थान की, उनके बारे में देखेंगे। हॉर्टिकल्चर बागवानी पढ़ेंगे। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंचाई के मुख्य मुख्य प्रोजेक्ट राजस्थान में कौन से चल रहे हैं। लाइव स्टॉक के देखेंगे। एग्रो फूड पार्क और फॉरेस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमारे राजस्थान में कुछ संस्थान जो वर्क कर रहे हैं उनकी रोल्स को पढ़ेंगे। तो जैसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, रिक्को, आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कमीशन, और उसके बाद में सेज वगैरह के डिस्कस करेंगे। फिर आता है राजस्थान पावर रिसोर्सेज जैसे थर्मल, सोलर, एटॉमिक एनर्जी, पेट्रोलियम, ऑयल फील्ड वगैरह। फिर हमारे कुछ स्कीम्स आ जाती है राजस्थान में, पुअर्टी यानी कि गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन से रिलेटेड, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे उनको बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड वाइज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी के साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन का। तो शुरू शुरू ही में ये है कि हम पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा जीडीपी के सेंस में समझते हैं ना, उससे क्या होगा, थोड़ा आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिलेबस में तो आपके एसडीपी लिखा हुआ है, लेकिन एसडीपी का मतलब ही जीडीपी है। मतलब जब नेशनल लेवल पर होता है तो ये जीडीपी हो जाता है। स्टेट की बात करें तो ये एसडीपी हो जाता है। इसको हम जीएसडीपी भी बोल सकते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये होता क्या है कि देखो, ये देश है, मान लो कोई भी देश है या कोई भी क्षेत्र है। पहले हम एक बार नेशनल लेवल की बात कर लेते हैं। इसमें कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, कोई भी एरिया है, यहाँ कुछ लोग निवास करते हैं। वो बाहरी लोग भी हो सकते हैं और वो हमारे देश के नागरिक भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ करेंगे कि निवासियों के द्वारा। ठीक है, निवासियों में दोनों चीज़ें आ जाएगी। यहाँ के रेजिडेंट कौन से हैं वही आ जाएगी, हो सकते हैं वो बाहरी हो। मैं सिटीजन्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ निवासी, है ना, यहाँ के रेजिडेंट। तो रेजिडेंट्स के द्वारा, ठीक है, तो निवासियों के द्वारा किसी एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष का मतलब वित्त वर्ष होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य इसमें लेते हैं। यानी कि कितनी वस्तुएं यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस होने वाली भी वस्तुएं अंतिम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर मध्यम जो, यानी कि मीडियम जो वस्तुएं होती है, जो प्रोसेस में काम में आती है, उन वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो गेहूं है,
गेहूं के बाद में बनता है आटा, आटे के बाद में बनेगा ब्रेड या बिस्किट, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्रेड और बिस्किट का मौद्रिक मूल्य लेंगे, ना कि गेहूं का मौद्रिक मूल्य। ये ध्यान रखना, ना ही आटे का मौद्रिक मूल्य लेंगे। एक्चुअली ये इसलिए कि यहाँ मीडियम वस्तुएं हो गई है ना। अगर हम गेहूं का ले लें मान लो, तो फिर ब्रेड और बिस्किट का भी हम लेंगे, और ऐसे में क्या है कि दोहरी गणना यानी कि डबल बार ये चीजें कैलकुलेट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में। इससे क्या इकोनॉमी बूस्ट होके और ज्यादा बूस्ट मतलब और ज्यादा दिखेगी अपने को, और ये इकोनॉमी के सही आंकड़े नहीं रहेंगे। इसलिए तो आप अच्छा एक साथ है ना, साथ साथ अपना एक नोट्स भी प्रिपेयर करते चलना, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो अपने हाथ से लिखोगे आपको इजीली याद रहेगी चीज़ें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक किसी क्षेत्र विशेष में निवासियों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य लिया जाता है, इसको हमने क्या बोला है, जीडीपी बोला है। अगर स्टेट लेवल की बात हो तो इसको बोलेंगे जीएसडीपी, ठीक है। यही आपका एसडीपी है, ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी। तो ग्रोस की बात है और नेट की भी बात होती है इसमें, इसलिए आपके सिलेबस में सीधा सीधा इसको एसडीपी के रूप में मेंशन कर रखा है, ठीक। तो जीडीपी हो गई। अब इस जीडीपी में एक्चुअली क्या होता है कि हमने अभी तो बात करी थी कि यहाँ पर निवासियों की है, निवासियों में दो लोग हैं, सिटीजन भी है, ठीक है, और एक होते हैं आपके रेजिडेंट भी, यहाँ के मतलब बाहर के लोग भी, विदेशी भी होते हैं इसमें। तो सिटीजन जो हैं केवल उनकी अगर हम बात करें, जब हम केवल नेशनल की बात करें तो एन आ जाएगा, ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष के केवल नागरिकों द्वारा, केवल सिटीजन्स के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, जो अंतिम वस्तुएं होती है, उनका मौद्रिक मूल्य मतलब, ठीक है। तो ये हो गया जीएनपी, समझ में आ गया होगा शायद, हाँ? अच्छा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं कि हमारे देश से आउटफ्लो कितना जा रहा है। भाई यहाँ पर कोई काम कर रहा है, मान लो अगर मैं एक एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ब्रैड पिट तो आप अच्छे से जानते हो, एंजेलिना जोली जानते होंगे। तो ये क्या है कि जैसे भारत में मान लो काम कर रहे हैं, तो ये अपने देश में कुछ ना कुछ भेजेंगे। तो यहाँ से काम करते हुए अपने घर वालों के लिए जो पैसा भेजेंगे ये लोग, तो उस पैसे को तो हमें निकालना है, यानी कि माइनस आउटफ्लो। और मान लो अक्षय कुमार कहीं पर कनाडा में जाके या अमेरिका में, जैसे प्रियंका चोपड़ा है अमेरिका में रह रही है, तो उसका क्या है कि वो अपने घर वालों को कुछ पैसा भेज रही है, तो उसको हम देंगे इनफ्लो, ठीक है। ऐसे स्टेट में भी होता है कि स्टेट के लोग कहीं बाहर तो रहते हैं ना, कोई बंगाल बिहार हो सकता है देश से बाहर कहीं पर भी हो, ऐसे स्टेट में भी चलता है, तो वो स्टेट लेवल पर बात हो जाएगी। तो इनफ्लो को जोड़ना है, आउटफ्लो को निकाल देना है, तब आ जाएगा आपके जीएनपी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो जीएनपी या एसएनपी भी हम इसको बोलते हैं, स्टेट नेशनल प्रोडक्टिविटी। अब उसमें देखते हैं कि अब इन दोनों में से अगर हम मान लो डेप्रिसिएशन घटा दें, या तो आप डायरेक्टली एनडीपी डायरेक्ट कर लो, डेप्रिसिएशन निकाल दो तो एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, और अपने को एनएनपी तक जाना है जनरली। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि वस्तुओं को उत्पादित करने में कुछ ना कुछ मूल्य का ह्रास होता है। जैसे मान लो मैंने कोई मशीनरी लगाई, तो उस मशीनरी से कोई तो मूल्य ह्रास होगा ना, मशीनरी की वैल्यू कम होगी। मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ, फिर उस गाड़ी के बाद में मैं उस गाड़ी को कहीं पर मान लो ड्राइविंग में लगाता हूँ, तो गाड़ी की वैल्यू तो कम हो रही है, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो मूल्यह्रास होगा तो मूल्यह्रास को घटा देंगे। तो जब मूल्यह्रास को घटा देंगे तो ग्रोस में से जब मूल्यह्रास घटा दिए तो नेट आ जाता है। तो ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इधर की तरफ भी ठीक वैसे ही है कि अगर आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से इनफ्लो आउटफ्लो कर देते हो, इनफ्लो प्लस कर दो आउटफ्लो माइनस कर दो, तो आप एनएनपी आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से आ सकते हो कि पहले इनफ्लो आउटफ्लो माइनस करके डेप्रिसिएशन घटा दो तो एनएनपी आ जाएगा। ओवरऑल मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब एनएनपी की बात कर लेते हैं। एनएनपी सीधा सा मतलब हमारे निकल के आ गया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो गई। अब कितना ओवरऑल शुद्ध कितना हमारे उत्पाद है। अब ये जो उत्पाद होता है इसको दो तीन तरीकों से निकाला जाता है। जैसे ये बेस ईयर पर निकल सकता है, बेस मूल्यों पर मतलब, ठीक है, या फैक्टर कॉस्ट पर भी निकल सकता है। तो हमें फैक्टर कॉस्ट पर निकालना होता है। अब आप पूछोगे फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत, हिंदी में इसको बोलते हैं। कारक लागत क्या होती है, कारक लागत का सिंपल सा मतलब होता है कि उत्पाद को उत्पादित करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे लेबर चाहिए, हमें चाहिए, श्रम चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें जगह चाहिए होगी, ठीक है, हमें पैसा चाहिए होगा। ये कुछ चीज़ें होती है, और इन चीज़ों में से लेबर है तो लेबर को उसकी पगार देनी होगी, उसको उसकी एक तरह से हमें पेमेंट करना होगा।
ऐसे ही जगह है तो हमें रेंट भी पे करना होगा। मान लो अपनी जगह है तो भी हमें वो चीज़ तो निकालनी पड़ेगी ना, कि अगर अपनी जगह नहीं होती तो। और जो पैसा लेते हैं उसका ब्याज देना होगा। तो ये सब चीज़ें होती है कि उसको उत्पाद करने में कुछ लागत आती है, और उस लागत को भी हमें उससे माइनस उस लागत पर हमें एग्जैक्टली वो चीज़ें निकालनी होती है कि ओरिजिनली कितनी लागत आई है इसको उत्पादित करने में। अब इन लागतों को निकाल लो। फिर आ जाता है आपकी नेशनल इनकम में, यानी कि ये आपकी इनकम बन के आई। आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी आने जाने में पेट्रोल का खर्चा लग रहा है, वो सारी चीज़ें एक तरह से लागत है आपकी, उस जॉब में से पैसा निकालने की। और उन चीज़ों को हमें बाहर कर देना है। फिर आपकी ओरिजिनल जो इनकम निकल के आएगी वो आपकी प्रॉपर इनकम रहेगी, मतलब है ना। तो उसको हम बोल देते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में अगर हम पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं, पॉपुलेशन जो हमारी जनसंख्या है उसका, तो मान लो जैसे 100 रुपये नेशनल इनकम है और हमारी जनसंख्या है 100, तो इस तरीके से पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। पर कैपिटा इनकम आती है आपकी कि एक एक रुपया सबके बढ़ जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। हमने जीएसडीपी की बात की कि जीएसडीपी क्या होता है। बिना किसी दोहरी गणना के राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। बिना दोहरी गणना का मतलब है कि हम मध्यमवर्ती वस्तुएं इसमें शामिल नहीं करते, निश्चित अवधि यानी कि 1 वर्ष के लिए लेते हैं। तो कौन जारी करता है इसका आंकड़ा? आर्थिकी और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार इसके आंकड़े जारी करती है। स्थिर कीमतों पर जारी करती है और प्रचलित कीमतों पर जारी करती है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम की होती है वो प्रचलित कीमतें होती है। यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्थिर कीमतों से जो जारी करती है, इसलिए जारी करती है कि स्थिर कीमतों का जैसे अभी हमारे आधार वर्ष 2011-12 है ना, बेस प्राइस का, बेस मूल्यों का है ना, और ये वाला है 2019-20 का। तो यानी कि ये इसलिए इस पर बेस पे जारी कर रही है कि इस दौरान कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, ये एग्जैक्टली इकोनॉमी का सही आंकड़ा प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। इस रूप में सरकार क्या करती है कि स्थिर कीमतों पर आंकड़े जारी करती है। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करना चाहती है। और जबकि प्रचलित कीमतों में क्या होता है कि आज क्या चल रहा है उस स्थिति को दिखाने के लिए प्रचलित कीमतों पर जारी करती है। तो प्रचलित कीमतें ओरिजिनली वास्तविक आर्थिक विकास को प्रदर्शित नहीं करती है, वो तो स्थिर कीमतों पर होता है। लेकिन वर्तमान विकास को तो सुनिश्चित बता देती है ना प्रचलित कीमतें, तो इसलिए प्रचलित कीमतों पर भी जारी किए जाते हैं। लेकिन पूछे जाते हैं ज़्यादातर प्रचलित कीमतों वाले। तो यहाँ ध्यान से सुनना। मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए आधार वर्ष हमारा 2011-12 के आधार पर जीएसडीपी के आंकड़े निकले, और ये करोड़ रुपए में है। तो जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि 711,263 यानी कि 711,263 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान की जीएसडीपी है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें तो ये 5.05% 5.05% की ग्रोथ रेट इसमें दर्ज हुई है। जबकि अगर हम प्रचलित कीमतों पर बात करें तो यही स्थिति हमारी निकल के आती है 1020989। ठीक है, तो यानी कि 10, 20, 989। आपको ये आंकड़े एग्जैक्टली याद करने होंगे। ये इसलिए याद करना जरूरी है कि जैसे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और ऑप्शन में दोनों रहेंगे और आपसे पूछेंगे प्रचलित कीमतों में राजस्थान की जीएसडीपी क्या है, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो इनका याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप है ना 711 याद करो सिर्फ। इससे क्या होगा 711 याद करने से कि एक फिक्स हमें आइडिया रहेगा, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं ना वो आगे कभी चेंज, मतलब जो आगे ही होते हैं जो चेंजेस होंगे, पीछे चेंजेस नहीं होते हैं। तो जैसे आगे कुछ भी चेंजेस हुआ है ना, जैसे 600, 700, 800, 900, तो आपको पता रहेगा भाई 711 हमने याद किया था इस तरीके से। तो प्रचलित कीमतों का तो सिंपल सा है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, 10, 20, 990, क्योंकि एक इसमें बढ़ा के याद कर सकते हो, सिंपल याद हो जाएगा। और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी ग्रोथ रेट दर्ज हुई है? 8.32% की ग्रोथ रेट पिछले वर्ष की तुलना में। अब एक बार हम इस ग्रोथ रेट का आंकड़ा इस ग्राफ से देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। देखो क्या है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कि 2015-16 के आसपास से 10.69% हुआ करती थी, फिर उसके बाद में बढ़ी, है ना। ये जो चल रही है ये प्रचलित कीमतों की रेड वाली है ना, तो फिर बढ़ी तो 11.6 हो गई, फिर ये घटी 17-18 में 9.78 हो गई, फिर बढ़ गई 12.86 हो गई, फिर उसके बाद में 8.32% हो गई। यानी कि प्रचलित कीमतों पर हमारी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो उतार चढ़ाव दिख रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो हम ये चीज़ ही देखें कि स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर ये गिरी, फिर बढ़ी और फिर घटी। तो पिछले 2-3 सालों में ये लिख लेना स्टेटमेंट कि 2017-18 से अगर हम तुलना करते हैं अभी 2019-20 की,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2017-18 से हमारा जिगजैग चल रहा है, बढ़ती हुई घटी फिर बढ़ी फिर घटी प्रचलित कीमतों पर हमारी जीएसडीपी। लेकिन 2017-18 से मतलब 2016-17 से 16-17 17 से 18 से नहीं 16-17 से, तो फिर क्या है, ये बड़ी थी फिर बड़ी थी और घटी है ना। यानी कि जिगजैग नहीं है, पहले बड़ी थी लेकिन पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में दोनों में गिरावट दर्ज हो रही है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात चल रही है। तो आप देख रहे होंगे कि 11, 10, 11, 9, 12, 8 इस तरीके से ये कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है प्रचलित कीमतों वाला ये आंकड़ा, स्थिर कीमतों वाला, जिसको हमने ग्राफ से समझ लिया। ठीक है, फिर आता है राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना % योगदान करता है। ठीक है, तो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14-15 में था 4.94, जो फिर क्या हुआ 18-19 में ये हो गया 4.96 और 19-20 में देखें तो 4.99 हो गया। यानी कि प्रचलित कीमतों पर तो ये बढ़ोतरी दर्ज हुई है। और जब हम अगर इसकी बात करें कि 2014-15 में ये स्थिर कीमतों पर कैसा रहा, तो 4.95 था, ये वर्तमान में 4.82 रह गया। ठीक है, तो यानी कि घटा है। यहाँ से ये स्टेटमेंट रहेगा कि 2014-15 की तुलना में भारत के जीडीपी में राजस्थान के जीएसडीपी का जो अनुपात है वो घटा है 2019-20 में। ठीक है, दूसरा इधर स्टेटमेंट रहेगा स्थिर कीमतों पर बढ़ा है। तो एक तरह से आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, है ना। यहाँ पर तो बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पर घटा है, ये याद रखना अपने को। ठीक है, तो ये राजस्थान का। फिर आता है, वो तो बात हो गई, अब ये आता है राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध की बात कर रहे थे अपन, शुद्ध में ये बात आती है एनएनपी की, एनडीपी की, है ना। ये घरेलू उत्पाद की बात है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राजस्थान का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो स्थिर कीमतों पर जो पिछला है वो है अपना ये वाला 630695, और अगर हम प्रचलित कीमतों पर देखें तो 91614 है। ठीक है, 916014। आप इनको इसी तरीके से याद करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसलिए। और ग्रोथ रेट देखोगे तो पिछले वर्ष मतलब जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है ना, अभी आप देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखा था 5.05 और 8.32। आपको बस 5.05 पे तो जाना नहीं है, 5 याद रखो और 8.32 में भी 8 याद रखो। यहाँ पर भी ठीक स्थिति ऐसी है, 5.04 और 8.3 तो सेम है, तो आपको ये तो याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। फिर सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन का टॉपिक आता है, तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सेक्टर कितने होते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, कृषि सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा होता है उद्योग सेक्टर जो स्पेशली आपके नेचुरल रिसोर्सेज से कच्चा माल लेकर और उसको मशीनरी के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, वो उद्योग सेक्टर हो गया। सेवा सेक्टर में फिर इनके अलावा जो कुछ बच रही है वो सेवाएं होती है। ठीक है, जैसे डॉक्टर वगैरह, है ना, चिकित्सकीय सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, पर्यटन हो गया तो पर्यटन भी अपने आप में एक सेवा है। ये सब चीज़ें, बीमा, बैंकिंग, सब। उद्योग में एक्चुअली भारत की स्थिति ये है और राजस्थान की स्थिति ये है कि हम खनन जो है होने में तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड है, लेकिन खनन को हम औद्योगिक सेक्टर में शामिल करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ हमारे औद्योगिक सेक्टर में शामिल है और सेवा सेक्टर। तो इनकी स्थिर कीमतों पर कितना कंट्रीब्यूशन है, प्रचलित कीमतों पर कितना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ये प्रचलित कीमतें हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्थिर कीमतों पर आपको सीधा याद रखना है 25, 30, 44। पॉइंट में जाना ही नहीं है क्योंकि कभी नहीं पूछेंगे आपसे। 25, 30, 44, इधर की तरफ आपको याद रखना है 25, 27, 46। ठीक है, ये याद रखो आप अच्छे से। इधर अगर हम इस एक बार इसको देखें तो ये किस स्थिति से क्या हो रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, अगर ये हम देखते हैं तो आप देख रहे होंगे ये बड़ा है। ठीक है, ये घटा है और ये लगभग लगभग स्थिर रहा है। अच्छा, ये पिछले वर्ष की तुलना में बोल रहा हूँ मैं, पिछले वर्ष की तुलना में ये थोड़ा बहुत बड़ा है, इसमें प्लस कर लेना आप लोग, है ना। जब भी इसको लिखो, इसको आप माइनस कर लेना और इसको प्लस कर लेना पिछले वर्ष की तुलना में।
ये स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतों की बात है। स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतों में एक्चुअली क्या होता है, प्रचलित कीमतें हमेशा ज़्यादा ही होती है स्थिर कीमतों से, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे औद्योगिक सेक्टर में ये कम हो गई है ना। तो ऐसे भी आपको याद रखना दो तरीकों से। पिछले वर्ष की तुलना में कृषि सेक्टर का हिस्सा जो है हमारे जीडीपी में बढ़ा है, सेवा सेक्टर का भी बढ़ा है, लेकिन उद्योगों का घटा है। ये आप पाई चार्ट के जरिए भी इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारे कौन कौन से कंट्रीब्यूशन में, इनमें भी खुद खुद के भी अपने सब सेक्टर्स होते हैं। तो इनके सब सेक्टर्स में हमारे एग्रीकल्चर में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो फसलों का होता है 47.54%। दूसरा जो योगदान होता है वो पशुधन का होता है। फिर आता है वानिकी फॉरेस्ट्री का, वो 10.55% होता है। और फिर मत्स्यन का आता है यानी कि फिशरीज का, तो ये होता है 37%, 0.37। खनन के मामले में अगर आप खनन क्या उद्योग सेक्टर में अगर आप बात करोगे, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें अपन, उसमें किसका हिस्सा होता है, तो उसमें आप देखोगे विनिर्माण सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद में आप देखोगे निर्माण सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेकंड नंबर। फिर खनन सेक्टर का होता है, फिर विद्युत गैस और उपयोगी सेवाओं का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे ही आप अगर सेवा क्षेत्र में भी बात करो, ठीक है, तो सेवा सेक्टर में भी ऐसी स्थितियां होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो व्यापार, होटल और जलपान गृहों का होता है। व्यापार, होटल वगैरह ये एक्चुअली पर्यटन से रिलेटेड भी चीज़ें हैं और व्यापार भी है, तो इसमें शामिल हो गया, कंबाइंड में दे रखा है इसको। दूसरा आप देखो कि स्थावर संपदा यानी कि स्थायी संपत्ति, आवास गृह और स्वामित्व वाली चीज़ों का, रेजिडेंस वाली चीज़ों का ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में इसका हिस्सा ज़्यादा है आपके अन्य सेवाओं का, तो अन्य सेवाओं में तो कई सारी सेवाएं शामिल हो जाती है, ठीक है। अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो तीसरे नंबर पर आ जाता है अपने ये वाला परिवहन, भंडारण और संचार वाली चीज़ें, ठीक। उसके बाद में आता है लोक प्रशासन का और फिर अन्य सेवाएं सारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर पर कैपिटा इनकम की बात आती है कि हमारे देश में पर कैपिटा इनकम आखिरकार है क्या हमारे राज्य में। तो हमने पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, तो यानी कि हमारी जो टोटल एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि हमारी भी तो खुद की राज्य की भी तो होगी एसएनपी। तो उस एसएनपी को हमने किस पे निकाला था, फैक्टर कॉस्ट पे निकाला, और फिर उसमें हमने पॉपुलेशन का भाग दे दिया, तो फिर वो निकल के आई आपके एसआई यानी कि स्टेट इनकम निकल के आई। उस एसआई में हमने पॉपुलेशन का भाग दिया, सॉरी पॉपुलेशन का भाग एसआई में दिया, तो ये आपके ओवरऑल पर कैपिटा इनकम निकल के आ गई। स्थिर कीमतों पर 81,385 रुपये, ये सीधे सीधे रुपए हैं ना, ये याद रखना है कि हमारे राज्य में लोगों का कितना रुपया होगा। तो स्थिर कीमतों पर व्यक्ति के पास में 81,355 रुपये होंगे और 1,18,159 रुपये प्रचलित कीमतों पर रहेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली बढ़ता है हमेशा ही, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की चीज़ों का तो डिस्कस कर लिया है। बाकी फिर कुछ और मूल्य होते हैं तो आप एक बार इन मूल्यों का याद जरूर रख लेना, ठीक है। ये एक्चुअली बेस प्राइस है, ठीक है। कौन किस पर जारी करता है, किस मूल्य पर, तो थोक मूल्य प्राइस, कृषि उत्पादन सूचकांक कौन सी बेस प्राइस पर जारी होता है। ये कई बार आरएएस में इनमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, थोक भाव सूचकांक का। ऐसे ही सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल लेबर का आधार वर्ष कितना है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर का आधार वर्ष कितना है। भवन निर्माण लागत सूचकांक कौन जारी करता है, कौन से केंद्र से जारी करता है। हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल लेबर का जो सूचकांक होता है ना, वो 3 केंद्रों से जारी होता है, एक जयपुर केंद्र से, एक अजमेर केंद्र से और एक भीलवाड़ा केंद्र से। इसको थोड़ा सा याद रख लेना आप, 3 केंद्रों से हमारे ये सूचकांक जारी होता है। इनके बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे कई सारी चीज़ों में। और ये फ़ोटो ज़रूर याद रखना, एक्चुअली ये फ़ोटो हर चैप्टर के बाहर रहती है। तो इन फोटो में हमने जो चीज़ें पढ़ी है, राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार प्रचलित कीमतों पर 10, 20, 9, 8, 9 पढ़ा। फिर स्थायी सकल पूंजी निर्माण हमारे काम का नहीं है, एक्चुअली सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो ये वाली चीज़ याद रख लेना बस, इसका 27.24% का। थोक भाव सूचकांक अभी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, इसका आधार वर्ष जैसे 1999, 2000 इसका आधार वर्ष होता है, इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी अलग से चैप्टर का डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फोटोज में तो इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को क्लास देखने के लिए, और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको प्रमोट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। काफ़ी कम प्राइस है, हमने इसकी रेट काफ़ी कम रखी है ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। इकोनॉमिक्स काफ़ी थोड़ा हार्ड पड़ जाती है राजस्थान की और मैटर भी नहीं मिलता, तो इस वजह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, फटाफट से ज्वाइन कर लें, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रखे हैं वो भी।